फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक क्लास लेकर आया हूँ। संविधान से संबंधित क्लास है ये आपकी। इससे पहले हम आपको 4-5 क्लासेस पहले दे चुके हैं। संविधान सभा से संबंधित हमने क्लासेस दी हैं। इसके बाद में संविधान के स्रोत के बारे में आपको बताया है। और जहाँ तक अनुमान है कि उसमें जितना भी आपको कंटेंट मिलना चाहिए था, उसमें हम 80% उसमें से कवर कर चुके हैं। एग्जाम में आने वाली, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले लगभग सारे क्वेश्चंस को हम उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक नई क्लास आपके लिए, संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में बहुत सारा एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने बताना चाहता हूँ कि अनुसूचियों में से क्वेश्चंस अक्सर ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उन सब में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन अनुसूचियों में से और आपका ये जो संविधान के स्रोत हैं, संविधान की प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हैं, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिसकी क्लास लेकर आपके सामने आए हैं, वो है अनुसूचियाँ। मूल संविधान में बेसिकली 8 अनुसूचियाँ दी गई थी और इन्हें बढ़ाकर फिर बाद में 12 कर दिया गया था। तो हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सबके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है, किस अनुसूची का क्या प्रावधान है, संविधान में क्या महत्व है और कौन सी अनुसूची कहाँ से कब जोड़ी गई है। तो इन सब के बारे में आपके सामने डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। तो आपसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अनुसूचियों के बारे में। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियों को रखा गया था। सबसे पहले 8 अनुसूचियों में ही सारी चीज़ों को रखा गया था। बाद में वक्त के साथ साथ संशोधन होते गए संविधान में और उसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो हम सबसे पहले पहली अनुसूची की बात करेंगे। पहली अनुसूची में ऐसा क्या था, ध्यान से समझना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से जब आप समझेंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में अनुसूची से संबंधित आ जाए और आप उस क्वेश्चन को क्रैक ना कर पाओ। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ ध्यान से समझना है, सोचना है और उन चीजों को माइंड में रखना है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा हार्ड नहीं है। तो समझेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है। देखिए, पहली अनुसूची में है केंद्र एवं राज्यों का ब्यौरा है। देखिए, आप एक चीज नॉर्मल सी समझिएगा। जब हम, जैसे कि छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए, जब हम किसी घर को देखने के लिए जाते हैं, कोई हम घर खरीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें कितने कमरे हैं, लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है, या क्या क्या चीज इसमें दे रखी है हमें। उसी प्रकार से सबसे पहली अनुसूची में हमें क्या दे रखा है कि केंद्र और राज्यों का ब्यौरा। तो भाई राज्य कितने होंगे। फिलहाल हमारे 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखना। तो इनके बारे में ब्यौरा दिया गया है पहली अनुसूची में। देश के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है पहली अनुसूची में। यानी हम शुरुआत करते हैं, देश हमारा कितना बड़ा है, क्या क्या चीजें हैं और कौन से इसके राज्य हैं, घटने वाले अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है कि अगर राज्य में या देश में, राज्य में नहीं, देश में कोई राज्य बढ़ता है तो उसका असर उसका असर संविधान की कौन सी अनुसूची पर पड़ेगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको देना है, पहली अनुसूची पर अगर कोई भी राज्य बढ़ जाता है, घटते तो खैर बहुत ही कम है, घटते नहीं है, राज्य बढ़ते ही आ रहे हैं फिलहाल। तो अगर कोई भी राज्य बढ़ जाता है तो उसका असर किस अनुसूची पर पड़ेगा, पहली अनुसूची पर। जैसे कि उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बन के गया, तो उत्तराखंड के बनने को कहाँ जोड़ा गया था, पहली अनुसूची में लगाया गया था। तो याद रखना, केंद्र में राज्यों से संबंधित उनके जो सीमाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी चीजें बताई जाती हैं, उनके संबंध जितनी भी जानकारियां होती हैं, सारी किसमें होती हैं, वो जानकारी होती है पहली अनुसूची में डाली जाती हैं। यानी इनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन पहली अनुसूची में होती है। तो क्या समझ में आया कि केंद्र एवं राज्यों का जितना भी ब्यौरा है वो सब पहली अनुसूची में डाला जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, पहली अनुसूची क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में किसी भी अधिकारियों के, वो संवैधानिक अधिकारी जो उच्च पदों पर आसीन है, ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूं मैं, या उनकी बात नहीं की जा रही है कि भाई पुलिस में कांस्टेबल हो गया उसका ब्यौरा संविधान में दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उन अधिकारियों की बात की जा रही है जो संवैधानिक उच्च पदों पर विराजमान है। उन सभी बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं या संवैधानिक बड़े बड़े पद हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, दूसरी अनुसूची में। ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, दूसरी और तीसरी अनुसूची में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं कि वेतन पहले, बाद में कुछ और, याद रखना। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन। यानी हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पैसा। हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे, भैया पैसा कितना मिलेगा पहले ये बताओ, यही तो देखते हैं पहले, उसके बाद में ज्वाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है आपको
कि सबसे पहले क्या देखना है कि वेतन, यानी वेतन के बारे में इंफॉर्मेशन दूसरी अनुसूची में दी गई है। वो अधिकारी कौन से होते हैं, वो यानी वो जो उच्च लेवल के पदाधिकारी कौन से होते हैं, इसमें आते हैं आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, जज जो होते हैं आपके न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उन सबको इसमें ही उनके वेतन भत्ते के बारे में समय इसी में जानकारी दी गई है। देखिए न्यायाधीश, ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हो हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, तो इनके बारे में सारी वेतन के बारे में सारी चीजें कहां लिखी जाती हैं, किसमें है, दूसरी अनुसूची में। ध्यान रखना कि दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, बड़े बड़े पदाधिकारियों की जो संवैधानिक पदों पर व्याप्त हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है दूसरी अनुसूची में। ठीक है ना। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, यहां तक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद बात करें तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में दिया गया शपथ के बारे में, यानी अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया, शपथ के बारे में, यानी कि आपको जब शपथ दिलाई जाएगी कि किस उसको अधिकारी को कैसे शपथ दिलानी है, कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा, कहाँ दिलाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन है तीसरी अनुसूची में। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप कि देखो अब इसको याद करने का क्या तरीका है। ध्यान रखना, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि शपथ का ब्यौरा, अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, शपथ का ब्यौरा निम्न में से कौन सी अनुसूची में दिया गया है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो हम यहाँ पर दूसरी और तीसरी में हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों की शपथ और अधिकारियों का वेतन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या करना है, दूसरी अनुसूची जो कि पहले आ रही है, तीसरी अनुसूची बाद में आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वेतन देखते हैं। हम कहीं नौकरी देखने जाएं या कोई भी काम करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भैया पैसा कितना मिलेगा, ये बताइए। पैसा मांगते नहीं मांगते हैं, भैया पैसा कितना मिलेगा, तो उस पैसे को हम पहले रखते हैं। तो पहली अनुसूची कौन सी है, दूसरी। ध्यान रखना, बाद में क्या देखते हैं, बाद में ज्वाइनिंग, यानी शपथ वो तो हम बाद में लेंगे, पहले हमें ये बता दे कि भैया पैसा कितना देगा तू हमें। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि सबसे पहले क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, यानी दूसरी अनुसूची में क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो उन उच्चाधिकारियों के शपथ की प्रक्रिया को बताया गया तीसरी अनुसूची में। मैं आपको यही बात बता रहा था अभी कि दूसरी और तीसरी अनुसूची में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है कि दूसरी अनुसूची में उच्चाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज को, थोड़ी कंफ्यूज करने वाली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको धीरे धीरे करके अनुसूचियां बताऊंगा, या कि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए ये चीजें। मैं एकदम से आपके ऊपर लोड नहीं डालने वाला हूं कि आपके ऊपर एकदम से लोड पड़ जाए, आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाएं कि भाई क्या बताया था, क्या हमारी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत रह गया, वो चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक धीरे धीरे हम एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे, धीरे धीरे से हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरी अनुसूची में दिया गया है उन अधिकारियों के बारे में, जैसे कि आपके राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए और आपके महान्यायवादी हो गए, इसके बाद आपके हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो हो गए। तो इन अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है दूसरी अनुसूची में। इसके बाद अब इनकी शपथ, याद रखना, जो दूसरी अनुसूची में अधिकारी दिए गए हैं उन्हीं की शपथ के बारे में बातें की गई हैं तीसरी अनुसूची में। यानी अब तो हमने क्या किया कि अब तक तो हमने वेतन की बात कर ली, अपने पैसे की बात की, भाई पैसा कितना कैसे कैसे मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि भैया अब चलो ज्वाइनिंग करवा दीजिए, यानी शपथ दिलवा दी उनको। इसको याद करेगा सबसे सिंपल सा तरीका, पहले पैसे के बारे में बात कर ली, बाद में ज्वाइनिंग के बारे में बात करी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरी तीसरी अनुसूची एकदम क्लियर है आपके सामने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। अगर होता है तो उसको एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, कुछ भी इसमें कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं है। बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। अब चौथी अनुसूची में ऐसा क्या है कि चौथी अनुसूची में देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाली सीटों का वर्णन है कि किस राज्य से और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें राज्यसभा में भेजी जाएंगी। इसका वर्णन कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। ध्यान रखना इस चीज को, यानी आंख बंद करके जहां राज्यसभा से संबंधित अनुसूची आ जाए आप चौथी लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया राज्यसभा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि भाई चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित मानी जाती है। यानी अगर आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन कि राज्यसभा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो आप लगा देंगे चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें किस राज्य में से कितने प्रतिनिधि लेने हैं, कितने लोगों को लेना है, राज्यसभा में भेजना है, इन सब के बारे में ब्यौरा दिया गया चौथी अनुसूची में। ध्यान रखना इस चीज को, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, आपको कंफ्यूज कर देता है कि क्या केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका रहती है राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने के लिए। हाँ बिल्कुल रहती है, क्योंकि देखिए केंद्र जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हें विधानसभा भेजती है,
राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हें कौन भेजता है? विधानसभा भेजती है, उनका चुनाव विधानसभा करती है। और ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडिचेरी है, जैसे पुदुचेरी कहा जाता है, इन पांडिचेरी और दिल्ली में इस टाइम पर विधानसभा है, तो ये दोनों भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती हैं और इन्हें राज्यसभा में भेजती हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश भी राज्यसभा के सदस्यों को मतलब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों ही अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। लेकिन एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि पहली अनुसूची में दिया गया है केंद्र एवं राज्यों का ब्यौरा, राज्य कितने होंगे, केंद्र कितने होंगे। और देखो फिलहाल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश देश में हैं। तो इनके बारे में अगर कोई राज्य बढ़ जाता है या घट जाता है तो उनका असर सीधा सीधा पहली अनुसूची पर पड़ जाएगा। दूसरी में वेतन एवं भत्तों का, राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, इन सब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, इन अधिकारियों के वेतन और भत्ते की जो डिटेल्स दी गई है वो दी गई है दूसरी अनुसूची में, ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तीसरी अनुसूची में उन अधिकारियों के शपथ की प्रक्रिया, शपथ एवं प्रक्रिया, कैसे कैसे शपथ दिलवानी है, कौन दिलवाएगा, कब दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा, इन सब चीजों का वर्णन दिया गया तीसरी अनुसूची में, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले राज्यसभा के प्रतिनिधियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है। यहां तक आप इसे देखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, और यहां से 5वीं अनुसूची लेकर हम बाकी चीजें बताएंगे आपको अगली क्लास में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।